क्या देखा था, क्या बात कही थी अपने एफिडेविट में? ये नाना पाटेकर सेट पे था जब उसका काम नहीं था, वो मैडम को अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, उनको खींच रहा था। बॉलीवुड में कोई और भी है जो नाना की मदद कर रहा है तनुश्री के जैसे कितने आदमी होंगे बॉलीवुड में जिनके बहुत सारी काली करतूतें हैं, वो छुपा के रखना चाहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो चीजें हुई वही चीजें मेरे साथ हुई। फर्क इतना है कि वो चल बसे हैं और मैं जिंदा हूँ। कि तनुश्री दत्ता पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही अगर इतने एविडेंस के साथ बैठी हुई है तो? पुलिस के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है आप सबको पता है। 2008 में इन लोगों ने क्या किया, मेरे ही की विटनेसेस को जेल में डाल दिया था। ये जो वीडियो आपने रोते रोते बनाया उसकी वजह क्या? वो मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट था, नॉट कि उस दिन कुछ मेजर हुआ। पिछले हफ्ते बॉलीवुड की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो रोती बिलखती दिखाई दे रही थी और ये भी कह रही थी कि वो बहुत परेशान है। अब तनुश्री को कौन परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और ये सवालों को हमें पूछने के लिए तनुश्री खुद हमारे साथ अभी जुड़ी हैं एबीपी न्यूज पे। तो तनुश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तनुश्री आपसे यही होगा, जो ये वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो आपने साझा किया सोशल मीडिया पे, उस पे आप बहुत हैरान, बहुत परेशान दिख रही थी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ क्यों, क्या हो गया था? देखिए, वो जो वीडियो था ना, वो 5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैं अंदर से सुकून से हूँ, लेकिन कभी कभार इतनी सारी चीजें हो रही थी ना, तो मेरा एक इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा हुआ जो स्पॉन्टेनियस था। और पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उसको पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा एक वीडियो 2 साल पहले भी पोस्ट किया था, लेकिन किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, मतलब किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। हालांकि 2-3 साल पहले जब मैंने वो वाला वीडियो पोस्ट किया था, मेरी हालत ज्यादा खराब थी। उस वक्त तो ये चीजें शुरू हुई थी और उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप तो कह रही हैं ये सब चीजें शुरू हुई थी, मतलब क्या शुरू हुआ था? 2025 में आप जब कहती है कि पिछले 2-3 साल पहले ये चीजें शुरू हुई थी, तो क्या शुरू हुआ था? ये 2020 में मैंने नोटिस किया कि मुझे परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। कुछ लोग जैसे अंडरवर्ल्ड का हरासमेंट होता है ना, जैसे गुर्गे फॉलो कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग फॉलो कर रहे हैं, वो मेरा मतलब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये कौन लोग हैं, मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हैं और उनकी हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। अच्छा, ये फैंस नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा काफी टाइम से सेलिब्रिटी हूँ। और अभी तो फिलहाल काफी टाइम से मेरी पिक्चरें नहीं आई है और मैं मास्क वास्क लगा के घूमती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के घूमती हूँ, तो किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। लेकिन इनको पता होता है। तो मैं एयरपोर्ट पे ये लोग फ्लाइट ले रही हूँ या फिर मंदिर जा रही हूँ, पिलग्रिमेजेस, इनको छोड़ा गया है मेरे पीछे, किसी ने मेरी सुपारी दे दी है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इन लोगों ने ना, दे मेक श्योर, जैसे मैं, हाँ बोलिए, उनको मतलब मैं अगर इग्नोर भी मैं अगर उनको इग्नोर भी करूँ ना, वो मुझे जता देते हैं कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, देखो। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा भी नोटिस किया कि यही लोग मेरे एयरपोर्ट के घुसने तक, टिकट लेने तक, सारी मेरी गतिविधियां वो ऑब्जर्व करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर मेरे ही सामने चल के अपने स्क्रॉल करते हैं, ताकि मैं डर जाऊं देखकर कि अरे ये बंदा मुझे एयरपोर्ट के एंट्री से लेकर, बोर्डिंग से लेकर, फ्लाइट से लेकर, ये सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। मेरा उज्जैन में एक्सीडेंट हुआ, उज्जैन में मैं गई, मेरा किसी ने ब्रेक काट दिया था और मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो तब मुझे जब धक्का लगा, तब मुझे यकीन होने लगा कि हाँ ये बात सच है। तो उसके पहले मुझे डाउट हो रहा था। 2020 में, 2021 में मुझे डाउट होने लगा था, क्योंकि जब मैं कहीं जाती भी थी तो मैं कहीं से होटल में रुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो होटल के मैनेजर्स को, लोगों को तो पता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। आप मेरे होटल की, मेरे रूम की, मैं अकेली सिंगल लेडी भी हूँ, आप मेरे रूम की चाबी आप स्पेयर की किसी और आदमी को क्यों दे रहे हैं? ये अजीब बात है ना। ऐसा कभी मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ। देखिए, मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं ना लॉजिक से कंक्लूजन करती हूँ। अगर मेरे मन में कोई शंका आई है, डाउट आया है, मैं इमीडिएटली उस चीज को, किसी के ऊपर डाउट नहीं डाल देती हूँ, मैं खुद को क्लैरिफाई करती हूँ। मेरे मन में भी बात आती है कि मैं कंफर्म करूँ कि मेरा वहम तो नहीं है, तो मैं सारी चीजों को ना ऑब्जर्व करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूजन पे आती हूँ कि नहीं ये हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि 2020 में मेरे साथ एक बहुत सारी अजीब घटनाएं घटी, लेकिन उस वक्त ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मैं खुद को मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब हो सकता है। क्योंकि ये सब फिल्मों में देखा था मैंने कि हाँ, लड़की ने कुछ
बोला तो उसके पीछे गुंडे छोड़ दिए उसको पागल करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, उसको मार डालने के लिए। तो ये मुझे बहुत फिल्मी लगता था, तो मैंने इनिशियली तो विश्वास ही नहीं किया, लेकिन देन आई वाज फोर्स्ड, मतलब घटनाओं ने मुझे फोर्स किया उस चीज को बिलीव करने में। तो सबसे पहली घटना जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गई थी इज मेरे घर में एक मेड को प्लांट किया गया, ठीक है। मेरी पुरानी जितनी मेड्स थी जो भरोसे वाली थी उनको एक एक करके हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया? वो छुट्टे की थी, ठीक है, वो आती थी काम करके चली जाती थी, और वो 50-60 साल वाली जो महाराष्ट्रियन मेड्स होती है ना, भरोसे वाली होती है, थोड़ी मदरली होती है, अच्छे से काम करती है, तो सुनने में काम कम सुनाई रहता है, थोड़ा धीरे धीरे काम करती है, बट मुझे वही मैं हमेशा उनको रखती थी, उनको चाबी वाबी देके रखती थी। तो एक मेरी लास्ट मेड थी, उसको मैंने चाबी नहीं दी हुई थी, लेकिन वो आती थी जाती थी। एक बार वो 10 दिन के लिए आई नहीं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि क्या हो गया। तो फिर एक दिन आई, तो हाफते आई सीढ़ियों से उठ के। मैंने बोला अम्मा क्या हो गया, तुम सीढ़ियों से उठ के हाफते? तो बोलती है मुझे वॉचमैन ने सीढ़ियों से आने को बोला। आई वाज लाइक व्हाट? तो बोलती है कि मुझे वॉचमैन ने बोला कि आप लिफ्ट से मत जाओ, लिफ्ट में आपको अलाउड नहीं, आप सीढ़ियों से जाओ। तो मैंने बोला ये क्या नॉनसेंस है, ऐसा तो अलाउड ही है सबको, स्टाफ को, और इतने बूढ़े जो स्टाफ होते हैं वो कहाँ से सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे। तो मैंने वॉचमैन को कॉल किया, उसको डांटा। अच्छा, बिल्डिंग में क्या हुआ था कि बीच में ना हमारे पुराने जो सिक्योरिटी कंपनी थी ना, जो मतलब 2007 में हमने फ्लैट लिया था, तो पुरानी एक सिक्योरिटी अच्छी कंपनी थी, वो अच्छा ही काम कर रही थी, अचानक से उनको हटा दिया 2020 या 2021 में। और बीच का एक पीरियड था 2-2.5 साल का, जिसमें ही ये सारी घटनाएं सबसे मतलब चरम सीमा पे थी, मतलब कुछ भी हो रहा था, और मैं तो मतलब पागल हो रही थी कि हो क्या रहा है मेरे घर के सामने, घर के अंदर। तो मेड का बताती हूँ, पहले कंप्लीट करती हूँ। तो उसी दौरान ये बूढ़ी मेड्स को उन्होंने मतलब उनका अपने आप ही आना बंद हो गया, क्योंकि आप अगर बूढ़े को किसी को बोलेंगे सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे तो वो आना बंद कर देगी। लेकिन वो आई एक दिन, बोली कि दीदी मैं आपको सिर्फ बताने आई हूँ कि ये वॉचमैन ऐसा कर रहा है मेरे साथ, वो आने नहीं दे रहा आपके घर में, तो मैं कैसे अब सीढ़ियां चढ़ के मैं आ नहीं सकती। तो मैंने बोला रुको, मैंने कॉल किया, मैंने उसको डांटा वॉचमैन को। मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, क्या बकवास है ये, अचानक से नया कोई ड्रामा, उसको आने देना, उसको ऐसे मत करना। तो वो आई कुछ दिन, फिर गायब हो गई। मतलब उन्होंने फिर से उसको सीढ़ियों में चढ़ के आने को बोला, परेशान कर रहे थे। और वो चाहते थे, मतलब कोई चाहता था कि मेरे घर का जो पुराना स्टाफ है उसको हटा। हाँ, आप आगे बढ़िएगा, लेकिन 2-3 देखिए क्लैरिफिकेशन हमें, हाँ क्लैरिफिकेशन हमें करते रहना पड़ेगा, सो दैट जो आपको सुन रहे हैं उनको भी समझ में आए कि ये कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रही हैं। अगर आपके मेड को नहीं आने दे रहे थे एलिवेटर से, लिफ्ट से, तो क्या पूरे बिल्डिंग के सारे मेड, सारे सर्वेंट्स को मना कर दिया गया था, या सिर्फ तनुश्री दत्ता के घर जो जा रहे थे उनको मना किया गया था? सिर्फ और सिर्फ आपके घर? मेरे घर पे, क्योंकि वो चाहते थे किसी नए, हाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे घर, और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये जब घटना घटी और मैंने जब कॉल किया तो उसने ना बात घुमा दी वॉचमैन ने। अच्छा, उसके बाद नए किसी मेड को प्लांट किया। अब तो मैं डेस्परेट हो गई, मेरे घर में सब काम पड़ा हुआ है, तो मेरे बर्तन गंदे हैं, ये है वो है, तो किसी को नए को लेके आई कोई, ठीक है, और बोली दीदी इसको रख लो, बहुत गरीब है, ये है वो है। तो अब मैं तो खुद ही, मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैंने रख लिया उसको। और मैं इतना भरोसा करती हूँ ना, मेरे घर में कभी इस तरह के इश्यूज नहीं हुए कि कोई आके मेरे खाने पीने में चीजें मिला के, ऐसा इंसिडेंट ही नहीं हुआ है। मैक्सिमम मेड्स के साथ इश्यूज क्या हो गए, थोड़ा बहुत कुछ चोरी चपाटी हो गई तो उनको मैंने हटा दिया है, बट नथिंग मेजर, है ना। सो मैंने एक नई मेड को रखी, वो काम में तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके आते साथ विद इन 3 days मेरा हेल्थ जो है ना बिल्कुल क्रैश हो गया। क्रैश मतलब मैं ऐसी फिट और एक्टिव बंदी हूँ कि मैं 5 दिन हफ्ते में वर्कआउट करती थी। 5 दिन में 3 दिन मेरा जिम वर्कआउट होता था फिटनेस ट्रेनर के साथ, पर्सनल ट्रेनर के साथ, 2 दिन मेरा योगा क्लास होता था, और 1 दिन में भागती थी पार्क में। और तब मैं बॉलीवुड में री एंट्री करने के लिए मैंने अपना पूरा बॉडी एकदम चिजल करके एकदम मैंने फिट कर दिया था, एकदम कैमरा रेडी, इतना वर्कआउट करती थी, और दिमाग मेरा शार्प ही है, और सोशल लाइफ सब ठीक ठाक था। उसके आने के बाद मेरा वर्कआउट बंद हो गया, मेरा योगा, जिम, पूजा पाठ, मेडिटेशन सब, क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब हो गई, मुझे समझ ही नहीं आता मुझे हुआ क्या है। 15, 16, 18 घंटे सो रही हूँ, उसमें से आधा टाइम तो मैं बेहोश हूँ, मुझे मतलब होश ही नहीं है कि 18 घंटे मैं सो गई हूँ। और जो उठती थी ना, तो मतलब मेरा दिमाग ग्रॉगी, फॉगी, मतलब ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और मैं बस मतलब मेरी हालत दिन पर दिन इतनी खराब होती जा रही थी कि मैं सिर्फ उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए उठती थी। वो आती थी
बेल बजाती, उसको चाबी नहीं दी थी मैंने, क्योंकि नए को मैं चाबी नहीं देती हूँ। आती थी, बेल बजाती थी 1 बजे, मैं दरवाजा ऐसे समहाउ दरवाजा खोल के हाँ कर लो काम, क्योंकि मैं वैसे भी मेड्स के पीछे किटकिट नहीं करती, उनको एक बार काम समझा देती हूँ तो वो कर लेती है। और काम उसका साफ था, काम के सिलसिले में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ना डाउट होने लगा कि पहले तो मैंने सोचा कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी, कैंसर हो गया होगा, ब्रेन ट्यूमर होगा कुछ तो भी, क्योंकि इतना हालत किसका खराब होता है। जो 5 दिन पहले वर्कआउट कर रही थी, एद्दू कटलेट, भाग रही हूँ पार्क में, खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, जैसे मैं हूँ हमेशा, जैसे लोगों ने मुझे हमेशा देखा है, आई एम वेरी हाई एनर्जी पर्सन। और बॉलीवुड में मेरी फिल्मों की बातचीत चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक कर रही थी, क्योंकि स्क्रीन में आप डबल दिखते हो, तो इतना वर्कआउट चल रहा था एंड आई वाज फाइन। वर्कआउट करने के बाद भी मेरे में एनर्जी होती थी। तो मैंने पहले सोचा कि मेरे को कुछ हो गया होगा, फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट में सारा नॉर्मल आया, सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B3 का एकदम माइनस में जा रहा था। तो मैंने अब सारा टेस्ट करवा लिया, कैंसर, ट्यूमर, मतलब दुनिया भर के जो टेस्ट होते हैं ना, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल था, बस विटामिन B3 और डी क्रैश हुआ था। तो मैंने ना रिसर्च किया कि किस लिए B12 एंड D3, पर वो तनुश्री क्रैश हो गया, माइनस में जा रहा था, बहुत तो कम रहती है। नहीं, मेरा हमेशा एकदम चंगा है, मेरा तो कुछ भी ये सब विटामिन खराब नहीं होता। लेकिन वो मैंने मल्टीपल टेस्ट किए इस कंक्लूजन में आने के लिए कि वो कुछ मिला रही थी, क्योंकि मैं किसी पे भी ना डाउट एवं ही करने देती हूँ। मुझे अगर अपने आप को भी बताना है ना, दूसरों को बताने से पहले मैं खुद के लिए भी मैं कंफर्म करती हूँ। तो मैंने क्या 3 चीजें की। एक तो मैंने खुद के टेस्ट कराए, मैंने उसको AI मॉडल में, जैसे अपने डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं ना, तो उसमें मैंने डाला कि कौन से ड्रग्स या कौन से मेडिसिन से इन दोनों की चीजें क्रैश होती है, क्योंकि मेरा विटामिन और ये सब नॉर्मल था। मैं तो रेगुलर टेस्ट करवाती हूँ, मैं हर 3-3 महीने में मेरे टेस्ट करवाती हूँ, तो मेरा सब कुछ नॉर्मल है। तो अचानक से क्रैश क्यों हुआ? तो अचानक से तभी क्रैश होता है कि जब आपके बॉडी में कोई ऐसा केमिकल जा रहा है, ऐसा कोई ड्रग जा रहा है, मेडिसिन जा रहा है, जो उस चीज को डिप्लीट कर देता है आपके बॉडी से, राइट? तो और मैं खुद किसी मेडिकेशन पर नहीं थी, तो मुझे ना डाउट होने लगा था उस पे कि इसके आते साथ 3 दिन में मेरी हालत यहाँ से यहाँ कैसे आ गई। सी आपको अगर खुद आपके बॉडी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना किसी प्रॉब्लम का, तो धीरे धीरे आप क्रैश करोगे। करेक्ट। आप तुरंत क्रैश नहीं करोगे अनलेस योर बॉडी इज बीइंग फेड सम हेवी डोज ऑफ सम काइंड ऑफ मेडिसिन और हेवी डोज ऑफ ड्रग। उसी से वो अचानक से क्रैश करता है। 3 दिन में आप बिस्तर पे पड़े हो, तो उतना तो लॉजिक है मुझ में। आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट आल्सो, स्कूल में, तो मैं जनरली मेरा दिमाग चलता है। तो तब तक तो भी थोड़ा बहुत चल रहा था, तो मैंने ये सब जासूसी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसका फोन भी चेक किया, ठीक है। उसका जब मैंने फोन चेक, उसने पहले मैंने क्या किया, मैंने उसके हाथ का पानी पीना बंद कर दिया। वो पानी भरती थी एक्वागार्ड से, तो मुझे जब डाउट हुआ मैंने सोचा इसको टेस्ट करती हूँ। मैंने पानी तो भरवाया उससे, लेकिन मैं शाम को ना बिस्लेरी के बॉटल्स मंगवा के अपने कबर्ड में छुपा के रखती थी, बेडरूम के कबर्ड में। और उसको मैंने पता ही नहीं होने दिया कि मैंने उसका भरा हुआ पानी नहीं पी रही हूँ। तो मेरा दिमाग चलने लगा और बॉडी सुधरने लगी। अच्छा, कंडीशन मेरी कैसी थी, मैं सिर्फ बेड पे नहीं पड़ी होती थी, जब मैं जागी अवस्था में भी होती थी ना, तो मेरा माइंड कैसा तो भी, मतलब स्लो, ड्राउजी, कंफ्यूज्ड। और एक बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं जा रही थी, मेरी बिल्ली को कुछ मेडिकेशन की जरूरत थी और वो एक ही शॉप में मिलता था और स्टाफ नहीं था। तो मैं जा रही थी, मैं मिड रास्ते में भूल ही गई मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। और ऑटो वाला मुझसे पूछ रहा है, मैडम आपको कहाँ जाना है? अब मैं ब्लैंक उसको देख रही हूँ। आई एम नॉट दैट पर्सन, मैं इतनी शार्प हूं ना, मैं 5 मिनट में डिसाइड करती हूँ मुझे क्या पहनना है, कहाँ जाना है। माई माइंड वॉज समथिंग। तो तब मुझे डाउट होने लगा कि ये कोई ड्रग है या कोई कुछ तो है जो मुझे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरा ऐसा हो रहा है। तो मैंने ना उसके हाथ का पानी पीना बंद कर दिया और मैंने किचन में एक लॉक लगा दिया, चाइल्ड लॉक लगा दिया नंबर वाला, ताकि वो किचन का, फ्रिज का जो दरवाजा खोल ही ना पाए। तो फ्रिज के अंदर मेरे खाने पीने की सॉस वॉस ये सब रखा रहता था। तो शी हैड एक्सेस टू द किचन। और मैं तो अपने बेडरूम में पड़ी हुई हूँ सारे टाइम बीमार, तो मुझे पता ही नहीं वो किचन में क्या कर रही है। अच्छा, ये दूसरी चीज मैंने की। तीसरी चीज मैंने की, मैंने उसका फोन लिया। मैंने उसको एक दिन बोला, अच्छा अपने बेटे की फोटो दिखा। फोन लिया, फोन अनलॉक करवाया, देख रही हूँ, उसको बोला जा तू किचन में जा। तो उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो बेचारी चली गई। और मैंने उसका पूरा फोन चेक किया। वो मेरे घर आने से पहले, एवरी डे मेरे घर आने से पहले किसी राजू पतीला को फोन करती थी, और मेरे घर से राजू पतीला करके कोई था, उसको फोन करती थी, और मेरे घर से निकलते साथ उस राजू पतीला को फोन करती। पतीला, हाँ, राजू पतीला। अच्छा, उसका जो फोन था, जो
इतना गरीब, हाँ इतना गरीब है करके उसको मेरे घर में डाला था। और जिस मेड ने उसको मेरे घर डाला था वो खुद मेरे फोन करके आई थी कि दीदी मेरे पास काम नहीं है, आप अपने पास रख लो, और फिर 1 हफ्ते बाद गायब हो गई। है ना, ये बूढ़ी मेड्स के जाने के बाद ये आई थी, ये थोड़ी यंग थी, और इसने मेरे को बोला था मेरे पास काम नहीं है, उसको रखा मैंने, फिर गायब हो गई, फिर इसको लेके आ गई। तो मैंने बोला तू इसको क्यों लेके आई है, तेरे पास काम नहीं था, अभी बोल रही मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, तो तूने मेरे को फोन किया था ना, मैंने तेरे को काम पे रखा था, तेरे पास काम नहीं था, अभी अचानक से। तो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग, बट आई वॉज डेस्परेट फॉर अ मेड, सो आई केप्ट हर। अब ये मेरी जब तबीयत खराब हो रही है और मैंने डाउट होने लगा, तो मुझे चेक करने के लिए मैंने उसके फोन चेक कर लिया, उसका मैंने कॉल रिकॉर्ड चेक किया, सस्पिशियस कॉल्स टू सस्पिशियस पीपल बिफोर शी एंटर्ड माय हाउस, आफ्टर शी लेफ्ट माय हाउस। उसका फोन मेरे से ज्यादा महंगा था, शी हैड अ मोर एक्सपेंसिव फोन देन माइन, जो इतनी गरीब है। उसके फोन पे सारे एप्स लगे हुए थे, और उसके मैंने फोटोज जब चेक किए तो उसकी कोई भी कहानी ना मैच नहीं कर रही थी। उसके फोटोज में जो बाकी लड़कियों की फोटोज थे और बाकी सब थे, जो ये कहानी बनाई थी ना कि मैं अकेली हूँ, मुझे खोली का भाड़ा देना है, मेरा कोई नहीं है, दिस दैट, पूरा झुंड का झुंड था। और जो लड़कियां उनकी, ये तो गरीब दिखती थी, उसका गेटअप एंड कॉस्ट्यूम ठीक था, सही था, बिलीवेबल था, लेकिन उसके आसपास के जो लोग थे ना, जो हमारे मुंबई के कमातीपुरा टाइप में जिस तरह की लड़कियां ड्रेस करती हैं, जिस तरह से ऐसे बिहेव करती हैं, मतलब आई एम स्पेक्यूलेटिंग, बट वो थोड़ा मुझे ना शेडी सा लग रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ये लोग कौन है? तो मैं, क्योंकि वो घबरा गई और मैं इतने सारे सवाल इतने फास्ट उसको पूछ रही थी ना, तो उसके मुंह से बहुत कुछ सच निकल गया। और जो वो बोल के आई थी और जो वो अभी बोल रही थी, क्योंकि मैं उसको इंटरोगेट कर रही थी, तो घबरा के उसने कुछ चीजें सच बोल दी और उसका मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा तूने तो ये बोला था, तूने तो वो बोला था। सो आई अंडरस्टूड देयर वाज अ लाई, शी वाज प्लांटेड। अच्छा, चौथी चीज मैंने की, व्हाट वाज द फोर्थ थिंग? एक तो मैंने अपना पानी वर्क चेंज करके अपनी हालत देखी। मेरी हालत, जब मैं उसके हाथ का पानी नहीं पीती थी, मतलब उसने जो फिल किया है, मैंने अपने बॉटल का पानी पी रही हूँ, अपना खाने पीने का मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो मेरी हालत तुरंत सुधर जाती थी ओवरनाइट। अच्छा। क्योंकि ये जो ड्रग्स होते हैं, अगर किसी के बॉडी में आप डाल रहे हो तो आपकी हालत खराब है, लेकिन अगर वो ड्रग्स 2 दिन आप नहीं डालोगे ना, तो आपकी हालत नॉर्मल ही हो जाएगी। तो अगर प्रॉब्लम मेरे बॉडी में है, तो चाहे मैं अपने बॉटल का पानी पीऊं, बिस्लरी का, चाहे उसके हाथ का भरा हुआ पानी पीऊं, मेरी हालत खराब ही रहेगी। लॉजिक है ना। अगर मेरे में इंटरनल प्रॉब्लम है, ये मेरा शरीर का प्रॉब्लम है कि मैं सो रही हूँ या मेंटली है, तो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा। कह रही हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ये कह रही हैं कि उसे प्लांट किया गया था, तो दर्शक जो आपको अभी सुन रहे हैं ये जानना चाहेंगे ना, तनुश्री, कौन कौन इतना आपके पीछे पड़ा हुआ है कि एक मेड को आपके घर में प्लांट करने की कोशिश की जाएगी? कोशिश नहीं, उन्होंने प्लांट कर दिया था, और उसको मैंने जब भगाया ना, उसको भगाने के बाद मैंने घर की खोजबीन करी। उसको लाने से पहले 3 महीने पहले मैंने पूरा डीप क्लीन किया था पूरा घर, तो मुझे कोने कोने में क्या रखा है मुझे पता है। उसको भगाने के बाद उसको मैंने ना बताया भी नहीं, नोटिस भी नहीं दिया। मैंने उसको अचानक से एक दिन बोला, ले तेरे पैसे, मुझे कल जाना है कहीं पे, तू जा। तो वो शॉक्ड हो गई, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, वो गई। उसके बाद मैंने पूरे घर की खोजबीन करी, छोटी छोटी शीशियों के बॉटल मिले कोने कोने में छुपाए हुए, जहां पे शायद मैं डेली चेक नहीं करती हूँ, डीप क्लीनिंग होता है तो तभी चेक करती हूँ। उसको पता था कि, उसको मेरी रूटीन पता थी कि मैं किचन में भी नहीं जाती हूँ, मैं पूरे घर में ज्यादा, मैं मतलब मेड है तो मैं क्यों घर कोने कोने में कुछ भी करूँ। तो उसको पता था ये तो पड़ी हुई है, तो बीमार होकर पड़ी हुई है। छोटे छोटे शीशियों के मुझे बॉटल मिले, तो उन्हीं शीशियों के बॉटल में वो कोई भी दवाई या कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी वो लाती थी उससे वो मिलाती थी। अच्छा, गूगल में जब मैंने अपने सिम्टम्स डाले, अपना जो भी मेरे मेडिकल टेस्ट के रिपोर्ट आए, उन सबको डाला, तो आप सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, अभी तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से वो टूल्स आ गए हैं। आप अपने सिम्टम डालिए, आप अपना ब्लड रिपोर्ट और ये सब टेस्ट वगैरह डालिए, तो आ जाता है कि व्हाट इज अ पोटेंशियल, 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं कि ये ड्रग्स के ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आया था, अभी आगे सुनिए। तो ये हुआ। अब मेरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आया था कि इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ड्रग आपके बॉडी में शायद जा रहा है, जिसकी वजह से B12 और D विटामिन बिल्कुल क्रैश हो गया है। क्योंकि बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, बॉडी में और कुछ नहीं है, तो कोई ड्रग जा रहा होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि सारे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करवाया था, जो बड़ा पैकेज होता है ना, जिसमें मतलब एक सब कुछ टेस्ट कर लेते हैं, एवरीथिंग। तो
मैंने ना अपनी टिकट बुक कर, हाँ मतलब आई वॉन्टेड टू, आई एम अ जासूस मतलब मैं खुफियागिरी पे उतरती हूँ ना, तो मैं पूरा, आई डोंट वांट टू अक्यूज समबडी। मेरे अंदर का एक शर्लॉक जाग गया था। और फिर मैं अपना पानी पी रही थी ना, मैं अपने बॉटल का पानी पी रही थी, तो मेरा दिमाग काम करने लगा था, मेरा शरीर भी बेटर हो रहा था। तो आई डोंट वांट टू इवन इन माय माइंड अक्यूज समबडी विदाउट कंफर्मिंग द वेरिएबल्स एंड फैक्टर्स एंड एवरीथिंग। सो आई चेंज द वेरिएबल्स एंड सॉ कि अच्छा ये करके ऐसा। मैंने क्या बोल रही थी मैं, कि हाँ, तो मैंने वो किया, वहां से उसके बाद उसको भगा दिया था मेरी टिकट। हाँ, तो मैंने ना एक बार क्यों मैंने टिकट कराई, क्योंकि मेरा पूजा पाठ ये सब तो बंद ही हो गया था, लेकिन एक दिन जब मेरी हेल्थ बेटर थी, मतलब जब मैंने खाने पीने को सिक्योर कर लिया था, तो मैं मेडिटेशन में बहुत गहरे चली गई थी। और डीप मेडिटेशन में मुझे अंतरात्मा से मेरी इंट्यूशन या फिर शायद भगवान होंगे, मेरे को ये बात मेरे मन में आई कि तुम निकलो यहाँ से, अगर यहाँ रही तो मारी जाओगी। ओके, यू नो, क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया था उसको भगा दूंगी, मैंने टिकट भी बुक कर ली थी। हाँ, मेरे मन में बड़ी बात आई। डीप मेडिटेशन में मैं हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करती हूँ, लेकिन वो जितने दिन वो थी ना मेरे घर में, 1.5 महीना, उसको भगाने से पहले, जब तक कि मेरे खाने पीने मतलब मैं कंज्यूम कर रही थी, तब तक ये सब बंद हो गया था, मेरा वर्कआउट सब। तो बाद में वर्कआउट शुरू नहीं हुआ, लेकिन मेरा जाप शुरू मैंने कर दिया था। तो एक दिन मैं वो चली गई थी, मतलब उसको मैंने भगाया नहीं था, लेकिन मतलब एक मिडिल फेज था। तो मैं मेडिटेशन में बहुत डीप चली गई। तो मेरे मन में बात है कि तुम निकलो तुरंत, बाकी कुछ मत सोचो, रहोगी यहाँ पे तो मारी जाओगी। तो मैं ना घबरा के मैंने आंखें खोली, मैंने बोला कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, उज्जैन चली जाती हूँ। तो मैं महाकाल मंदिर गई थी पहले, तो मैंने टिकट बुक, और उज्जैन ज्यादा दूर नहीं है, तो मैंने टिकट बुक कराई, होटल बुक करवाया, सब ऑनलाइन मैं करती हूँ, और मैं पहुंच गई वहां पे। अच्छा, वहां इसको मैंने तुरंत ही हटा दिया, नेक्स्ट डे हटा दिया, टिकट बुक किया, उसको हटाया, ले पैसे जा। तो उसको बोलने को कुछ था नहीं, वो चली गई। मैं जब उज्जैन गई तो मैं मंदिर के पास के एक होटल में रुकी थी, और पहले ही दिन मैंने होटल ओनर को बोला कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, तो मैं चल के जाऊंगी या ऑटो लूं कि क्या करो। उज्जैन में गलियां बहुत पतली पतली है, तो धूप बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, आप एक काम करिए, आप तो चल के जाओगे इतनी धूप में, तो आप ऑटो बुला लीजिए, ऑटो आपको बिल्कुल गेट तक छोड़ देगा। तो मैंने सोचा हाँ, क्या धूप में चल के जाना, ऑटो ही बुला। तो ऑटो मैंने 2 घंटे के लिए बुक करके रखा था, या उसको लंबे समय के लिए, तो वो नीचे वेटिंग में था ऑटो। और मैं थोड़ा वैसे भी ये सब हेल्थ क्राइसिस हो चुका था, तो मैं थोड़ी स्लो थी, तो मैं 20 मिनट लेट नीचे आई, और तब तक किसी ने ब्रेक काट के चला गया था ऑटो का, ना ऑटो वाले को पता है ना मुझे पता है, क्योंकि 20 मिनट ऑटो वाला वेट करते करते या नहीं, क्योंकि ऑटो वाला जब आया था तो उसने सब चेक करके आया था, तो आया था नॉर्मल आया था। तो 20 मिनट वेटिंग में था, इसलिए वो यहाँ वहां चला गया बाथरूम करने या किसी चीज के लिए। वो आया, मैं नीचे आई, वो आ गया, ऑटो उसने चलाया, उसको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, और हमने यू टर्न लिया। और लकीली उज्जैन की सड़कों में 30-35 के ऊपर तो गाड़ियां चलती ही नहीं है, स्पीड लिमिट। तो लेकिन ऑटो चला, और वी जस्ट क्रैश्ड। एक मतलब सिग्नल रुका था, और उसमें उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की। मुझे वो मोमेंट आज भी याद है कि हम जा रहे हैं, मंदिर बिल्कुल पास में है, और उसने ब्रेक लगाया, एंड द ब्रेक नहीं लगा, एंड आई रियलाइज इन दैट मोमेंट कि तो ब्रेक फेल हो गया है। विद इन अ सेकेंड, मतलब वो मोमेंट ना बिल्कुल स्लो हो गया था। वो जो 2-3 सेकेंड का मोमेंट होता है ना, जब एक्सीडेंट हो रहा था, मुझे उस मोमेंट में पूरी कहानी समझ आ गई कि ये घर पे ऐसा हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक जब फेल हुआ, एंड खैर एक्सीडेंट हो गया। आई वॉज हिस्टेरिकल, लोग जमा हो गया, धड़ाम से इम्पैक्ट हुआ था, पूरे न्यूज में भी आ गया था, आप लोगों ने देखा होगा 2022 में, May 3rd 2022। फिर मुझे लेके गए अस्पताल, ट्रीटमेंट वहां पे हुआ। अच्छा, वहां पे जब मैं अस्पताल गई तो इनिशियली तो आई वॉज लिटिल हिस्टेरिकल, फिर डॉक्टरों ने मुझे शांत किया। फ्लैश वुंड था, बहुत खून निकला था, लेकिन हड्डियां नहीं टूटी थी। और मैं सोच रही हूँ कि इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ धड़ाम से, मतलब 2-2 माले से लोग नीचे आ गए थे दोनों साइड से, है ना, या इस साइड से होटल है, यहाँ पे भी होटल है, और मेरा होटल पीछे था, मतलब पास में ही था। तो उन्होंने ही गाड़ी भेजी थी, क्योंकि मैंने फोन किया था। तो इतना लाउड नॉइज हुआ था कि लोग नीचे आ गए थे, लेकिन मेरी हड्डी कैसे नहीं टूटी। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर आप वापस से चेक करिए कि मेरी हड्डी टूटी क्यों नहीं। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, हेयरलाइन फ्रैक्चर भी नहीं है, हड्डी भी नहीं टूटी है, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट उन्होंने मुझे वो दिखाया एक्सरे, जिसमें कुछ पैच है, कुछ, हाँ,
उन्होंने मेरे को बोला कि आपके एक्सरे से पता चलता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कुछ आपके बॉडी में डेवलप हुआ है। तो मुझे उन्होंने पूछा कि आपके फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री कुछ है ऑस्टियोपोरोसिस की, तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि मम्मी डैडी का कुछ नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि आप किसी मेडिकेशन पर है, किसी स्टेरॉइड्स वगैरह पे है आप किसी वजह से, तो तब मुझे 2+2 मैंने किया। रिमेम्बर जब मैंने वो गूगल सर्च किया था कि ये बी विटामिन डी क्यों ड्रॉप होता है, तो उन्होंने बोला था ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर बॉडी में जा रहे हैं तो ये ड्रॉप होता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक और मेजर साइड इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, तो दैट इज कॉल्ड मेडिकली इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस व्हिच इज रिवर्सिबल। अगर जेनेटिकली इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि आपके जेनेटिक से आपको मिला है, so that is a long term okay, now Tanushree, I will stop you here because I have questions. So I heard your entire back story. मैं आपकी पूरी बैक स्टोरी सुन चुकी हूँ। अब हमारे पास वो सवाल है जो दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे। अब आप ये कह रही हैं कि 5 साल से ये पूरा तमाशा चल रहा है। आपका ये कहना है कि कुछ लोग आपके पीछे हैं जो आपको हर जगह फॉलो करते हैं। तनुश्री, आप जिस होटल में रुकती हैं उसका पता उनके पास है, आप कहाँ जा रही हैं, किसको मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, सबका पता उनके पास है। मैं अब आप ये सवाल का सीधा जवाब दीजिए, आपके हिसाब से ये लोग कौन है तनुश्री, और ये आपके पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, मैं भी कयास ही लगा सकती हूँ क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो मुझे बोल के कर रहे हैं। मैं आपको बस इंसिडेंट्स बता रही हूँ कि ये घर के मेड के इंसिडेंट हुए, मेरी ऐसी हालत हुई और मैंने सब रिसर्च करके खुफिया जासूसी करके ही मैं अपना अजम्पशंस मैंने अपने आप को भी मैंने अजम्पशंस जो मैंने बनाए हैं मैंने उसके बाद मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। अच्छा, उज्जैन में एक बार नहीं 2 बार मेरी ऑटो के ब्रेक एंड क्लच काटे गए हैं, तो 2 बार कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? 15 दिन के बीच में एक बार तो ये हुआ जो गाड़ी क्रैश हो गई। आप कन्विंस्ड हैं कि कोई कुछ कर रहा है, तो सवाल यही है कि आपके हिसाब से कौन है ये लोग और क्यों कर रहे हैं ये काम? देखिए, मैं मी टू मूवमेंट के बाद ये सारी घटनाएं मेरे साथ शुरू हुई है और 2019 की दिसंबर में मैंने नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन पे सवाल उठाए थे। तो मी टू 2018 के बाद भी धमकियां आई थी मुझे, जैसे किसी पॉलिटिकल ग्रुप ने धमकी दे दी मीटू मूवमेंट के टाइम पे, या ऐसे कोई लोग नीचे बिल्डिंग में घूम रहे हैं, वो डराने की टैक्टिक तो होती है, तो मैं नहीं डरी थी। लेकिन 2020 में जो चीजें घटनाएं शुरू हुई वो इमीडिएटली आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब 2019 दिसंबर में मैंने नाम फाउंडेशन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये नाम फाउंडेशन करती क्या है, इतना पैसा गवर्नमेंट से लेती होगी, एनजीओ है और पब्लिक से भी पैसा उनको मिलता है, कॉर्पोरेट से भी पैसा मिलता है, लेकिन उनको उनके काम के हिसाब से तो हमने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने बोला हमने फलाना ये किया वो किया, उस गांव में अगर आप जाके देखो तो वहां पे कुछ भी नहीं है, उनका कोई भी कुछ रिकॉर्ड नहीं है। प्लस 2 जर्नलिस्ट ने उस नाम फाउंडेशन के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में सवाल पूछे थे, तो उन जर्नलिस्ट के साथ भी यही घटनाएं घटी थी। तो आप कह रही हैं कि जब से आपने सवाल नाना पाटेकर के ऊपर उठाया तब से ये चल रहा है, तो आपका कहने का मतलब क्या है तनुश्री? नाना पाटेकर इसके पीछे उसके नाम फाउंडेशन पे जब मैंने सवाल उठाया, उसका मीटू मूवमेंट तो हो चुका था, नाम फाउंडेशन जो उसका फाउंडेशन है उसके ऊपर जब मैंने सवाल उठाए तो उसके बाद तुरंत ये सारी घटना एक के बाद एक होने लगी। और जो लोगों का फॉलो करना, मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक हो गए थे 2021 से 2023 तक, मेरे ईमेल अकाउंट्स हैक थे। तो मैं हमेशा सोचती थी इनको पता कैसे चलता है मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ईमेल्स में मेरे सारे बुकिंग्स आते हैं, होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग सारे ईमेल्स में आते हैं, तो अगर हैक्ड है तो वहां से पता चल रही थी। मेरे प्रोजेक्ट सारे साबोटाज हो गए। इनफैक्ट कुछ ही दिनों में हो सकता है कि वन ऑफ द पीपल जो मेरे साथ काम करना चाहते थे और जिनको साबोटाज किया गया है, हो सकता है वो भी सामने आके बोले, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग काम करना चाहते थे ना, एक प्रोड्यूसर भूटान भाग गया। उसने मेरे को फिल्म नरेट किया था और वो ही वाज बंगाली फ्रॉम माय कम्युनिटी एंड ही हैड अप्रोच्ड मी, ही वांटेड टू डू प्रोजेक्ट्स विद मी, और एक दिन अचानक से गायब हो गया, डर के गायब हो गया। और मेरे मीटू मूवमेंट के बाद तो मेरे की विटनेसेस को पीसीओ से कॉल आते थे। मेरे की विटनेस है, आई विटनेस है, उसका एफिडेविट कोर्ट में सबमिटेड, जिसमें उसने अपने हाथों से साइन करके लिखा है कि उसको धमकियां आती थी। ये आई विटनेस ने क्या देखा था? का जो एफिडेविट है, मैं अपने एडवोकेट से बोलूंगी। क्या देखा था, क्या बात कही थी अपने एफिडेविट में?
आई विटनेस ने अपने एफिडेविट में कहा था कि जो भी मैम बोल रही हैं वो 100% सच है। ये नाना पाटेकर सेट पे था जब उसका काम नहीं था, वो मैडम को अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था, उनको खींच रहा था, उनको टच कर रहा था, उनको परेशान कर रहा था। मैडम परेशान हो रही थी, मैडम ने कंप्लेंट करी। जो भी मैंने बोला है ना अपने एफआईआर में, सारा चीज उसने कंफर्म करके एफिडेविट डाला था। तो तनुश्री सुनिए, तो अब आपकी तो मैंने काफी बात सुन ली, अब आप सुनिए। आप मुझे कह रही हैं कि ये नाना पाटेकर हैं जो आपको फॉलो करवा रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपके घर में मेड प्लांट कर रहे हैं, नाना पाटेकर हैं जो आपके प्रोजेक्ट सैबोटाज कर रहे हैं, नाना पाटेकर इतने इतने रिसोर्सफुल हैं कि वो ये सारी चीजें तनुश्री दत्ता अभी तक, मतलब ये बात कहे हुए कितने साल बीत गए आपके मीटू मूवमेंट को, तब से लेकर अभी तक नाना पाटेकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये बात सही है? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। पहली बात तो ये कि मेरे की विटनेस ने अपने एफिडेविट में ये भी कहा है कि जब 2008 में वो पता चला कि वो की विटनेस है तो उसको पीसीओ से थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए। ठीक है, राइट, उन्होंने ये भी एफिडेविट में लिखा कि उनको भी गुंडों के कॉल्स आए। पहला तो ये फैक्टर, मैं आपको फैक्ट्स प्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा फैक्ट ये है कि नाना पाटेकर ने खुद अपने YouTube वीडियो में बोला है कि वो मान्या सुर्वे गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। उन्होंने खुद अपने YouTube इंटरव्यू में खुद अपनी डींगे हाकी है कि वो गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर वो एक्टर नहीं होता तो वो गैंगस्टर होते, और उनका ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन्होंने खुद बोला है। मुझे तो पता भी नहीं था, जब मैंने वो इंटरव्यू देखा तब मुझे और यकीन हो गया। तीसरी चीज, मैं इतने साल बॉम्बे में रही हूँ और पहले तो मैं काम करती थी, पहले तो मैं एक्चुअली मतलब फेमस थी और बिना मास्क के घूमती थी पहले, तब ज्यादा रीजन था किसी को फॉलो करना। मीटू मूवमेंट के बाद ही ये सारी घटनाएं क्यों घटी? और हम जो मूवीज में देखते हैं यही तो देखते हैं, समाज में यही तो होता है, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं। मीटू मूवमेंट में ये ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मगर देखिए सवाल यहाँ पर ये आता है तनुश्री कि आपको लगता है कि नाना पाटेकर इन सारे, अगर आप कह रहे हैं कि नाना पाटेकर इसके पीछे है, आप क्या नाना पाटेकर अकेले इन सारी चीजों के पीछे है या उनको किसी का साथ मिल रहा है, उनको अंडरवर्ल्ड का साथ मिल रहा है, किसी और का साथ मिल रहा है? क्या कहानी आप सोच रही है, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब जो इंसान खुद ही बोल रहा है कि मान्या सुर्वे गैंगस्टर उसका कजन है, और मान्या सुर्वे का गैंग आज भी एक्टिव है, मान्या सुर्वे की दोस्त भी होंगे ना गैंगस्टर्स मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ऐसे कितने सारे गैंगस्टर, सारे तो भाई भाई हैं, और नाना पाटेकर उनका भाई है। तो मैं भी कयास ही लगा रही हूँ बेस्ड ऑन फैक्टर्स, मेरा दिमाग लॉजिकली काम करता है। आई एम प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, ओके, एंड ऑल द फैक्ट्स पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग, अगर क्या वो अकेले हैं तो उसमें मेरा एक मानना है कि बॉलीवुड में एक बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका वर्णन जिक्र सुशांत सिंह राजपूत के केस के टाइम पे भी आया था, और जिया खान और इन सब के केस में भी एक है ना कि बॉलीवुड माफिया एक ग्रुप है जो साबोटाज करती है लोगों का काम, उनका काम खराब करती है, उनके पीछे पड़ी रहती है। तो नाना पाटेकर को हो सकता है कि उनका भी सपोर्ट हो, क्योंकि आप सुनिए, मीटू मूवमेंट की लीडर मैं हूं, ठीक है, अगर मैं बॉलीवुड में वापस आ जाऊं, मैं एकदम चंगी होके एकदम खुश होके अपना स्टार भी बन जाऊं, तो कौन सा मैसेज जाएगा बाकी लड़कियों की तरफ, कौन सा मैसेज जाएगा समाज की तरफ? और 10 लड़कियां आएंगी। लेकिन अगर मेरी हालत खराब हो गई, मैं मर गई, या मेरी पिक्चर एक नहीं हुई, मतलब मैं एकदम डाउन एंड आउट हो गई, तो क्या मैसेज जाएगा कि हिम्मत मत करना है, तनुश्री दत्ता जैसा हाल करेंगे तुम्हारा भी। सो दिस इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल मैसेज बीइंग सेंट। मेरा ऐसा हाल करके जब तक मेरा बुरा हाल रहेगा, हाँ मैं समझ गई। तो ये बॉलीवुड माफिया लॉजिकली आप, हाँ मैं समझ रही हूँ, ये बॉलीवुड माफिया की बात कर रही है। कौन है ये बॉलीवुड माफिया, कौन है इस माफिया के मेंबर्स? देखिए, अगर मुझे पता होता तो मैं उनका नाम और नंबर देके उनको पकड़वा नहीं लेती। अगर ये इतने ही आसान होता तो सुशांत सिंह का केस आज सॉल्व नहीं हो गया होता, इतना आसान होता तो जिया खान का केस सॉल्व नहीं हो गया होता। ये माफिया ग्रुप है, इसलिए तो वो चालाकी से काम करते हैं ना, वो थोड़ी ना खुल्लम खुल्ला आईडी दिखा के आएंगे कि देखिए हम ये हैं, तो हम आपको पीछा कर रहे हैं, हम आपको मार डालेंगे। उन्होंने तो इसीलिए मेड प्लान। देखिए, नाना पाटेकर के साथ मेरा जो केस था मीटू का, वो 2 महीने पहले ही बंद हुआ है। उसने खबरें फैलाई थी, उसको क्लीन चिट मिल गया, लेकिन उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिला था। 2 महीने पहले जज ने न्यूट्रल वे से उस केस को बंद किया, उसको क्लीन चिट नहीं दिया, ना ही मुझे गलत ठहराया, ना ही उसको सही ठहराया। न्यूट्रल वे से उस केस को बंद किया गया है, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस बोल के, क्योंकि अगर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया होता तो मेरी की विटनेस का एफिडेविट एक्सेप्ट हो गया होता और नाना को जेल हो गई होती, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एविडेंसेस को मद्देनजर रखते हुए सबकी सुई एक ही जगह जाती है। मैं सारे जो मैंने आपको बताया सारी चीजें, हाँ, नाना के अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल बैकग्राउंड,
उसके बाद मी टू की मैं लीडर हूँ। यहाँ पे बॉलीवुड जो माफिया लोग हैं उनके भी तो खुले चिट्टे हैं ना, उनके उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा ना लड़कियों के साथ। बॉलीवुड में कोई और भी है, मैं वापस आ गई, बॉलीवुड में कोई और भी है जो नाना की मदद कर रहा है तनुश्री, ऐसा आपको लगता है? 100% उसके फ्रेंड्स होंगे ना बॉलीवुड, उसके जैसे कितने आदमी होंगे बॉलीवुड में जिनकी बहुत सारी काली करतूतें हैं, वो छुपा के रखना चाहते हैं। कौन से फ्रेंड्स, नाम बताएं आपको अगर शक है आप नाना से ही पूछे उनके कौन से। आप मुझे कहाँ से पता होगा? मुझे बस इतना पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो चीजें हुई वही चीजें मेरे साथ हुई। फर्क इतना है कि वो चल बसे हैं और मैं जिंदा हूं। और सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं किया, ये मैं पत्थर की लकीर में लिख के आज बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ वही चीजें हुई। सुशांत के जो वीडियोज आए थे ना जिसमें वो बीमार दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके सारे पुराने स्टाफ को हटाने के बाद वो अचानक से बीमार रहने लगा, अचानक से पागल हो गया? जब तक कि पुराना स्टाफ था तब तक वो चंगा था, नया स्टाफ आया और मेरे साथ वही हुआ, पुराने मेड्स को हटा दिया गया, सीढ़ियां चढ़ के जाओ। सिमिलर है, आप ये कह रही हैं कि वही कहानी आपके साथ दोहराई जा रही है। तो तनुश्री, फिर सवाल ये उठता है कि तनुश्री दत्ता पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही अगर इतने एविडेंस के साथ बैठी हुई है? तो नहीं, एविडेंस कहाँ है मेरे पास? सारे अलग अलग लोग झुंड के झुंड फॉलो कर रहे हैं, एक इंसान थोड़ी फॉलो कर रहा है मुझे। अगर एक इंसान स्टॉकिंग कर रहा होता मैं उसकी फोटो निकाल के पुलिस को दे देती। यहाँ पे अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं, कभी मेड कभी कुछ। अच्छा, एक और चीज सुनिए, पुलिस के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है आप सबको पता है। 2008 में इन लोगों ने क्या किया, मेरे ही की विटनेसेस को जेल में डाल दिया था। मेरा एफआईआर कुछ अजीब सा कुछ करके मराठी में कुछ लिख के कुछ भी फाइल कर दिया था, जो एफआईआर था ही नहीं, नाना का नाम हटा दिया था एफआईआर से। 2018 में मैंने किया, तब प्रेशर आया था मीडिया का, पॉलिटिक्स का। हाँ, तब उन्होंने प्रॉपरली एफआईआर किया। मैं 4 घंटा बैठी वहां पे, सवाल जवाब। एफआईआर की प्रक्रिया जो होती है ना वो बहुत लंबी मगजमारी वाली होती है, आसान नहीं होता है, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। मैंने एफआईआर किया, 7 महीने तक मैंने फॉलो अप किया। 7 महीने बाद पुलिस ने 20 समरी रिपोर्ट करके, 20 समरी मतलब फॉल्स मैलिशियस केस, नो एविडेंस, इतना एविडेंस, एफिडेविट है, की विटनेस है, आपने तो बात ही नहीं की। अच्छा, मेरे सारे विटनेसेस को डरा धमका के गांव, किसी को गांव भेज दिया, किसी को यहाँ भेज दिया, उन सबको कॉल्स आए थे। जी तनुश्री, मुझे तो अब ये इंटरव्यू रैप अप करना पड़ेगा, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आप पुलिस के पास जाएंगी या नहीं जाएंगी? क्या आप अब पुलिस के पास जाना चाहती या नहीं? पुलिस आई थी मेरे पास, उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और ये जो है ऑनगोइंग फिनोमिना है पिछले 5 साल से, बीच बीच में रुकती है, बीच बीच में शुरू हो जाती है। ये ना कोवर्ट हरासमेंट है, मतलब अंडरवर्ल्ड की जो चीजें होती है ना इसी तरीके से होती है। अंडरवर्ल्ड की जब चीजें होती है तो इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत टाइम लगता है इंसान को समझने में भी कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो अब जब सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई है, पुलिस आके बात करके गई, अब मैं जाऊंगी पुलिस के पास, लेकिन मैं अपनी सारी चीजें लिख के जाऊंगी पॉइंट वाइज, क्योंकि मुझे वहां बैठ के 4 घंटा वेस्ट नहीं करना सवाल जवाब में। और किस तरह से एफआईआर होगा या कंप्लेंट होगा कि क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के अगेंस्ट नहीं है, मॉब के अगेंस्ट है, मतलब अलग फिनोमिना है। तो मैं लिख के जाऊंगी, सबमिट करके आऊंगी और मुझे लिखने में टाइम। हाँ जी, तनुश्री के हिसाब से अंडरवर्ल्ड तनुश्री दत्ता के पीछे पड़ा हुआ है। जाते जाते आखिरी सवाल, ये जो वीडियो आपने रोते रोते बनाया उसकी वजह क्या थी वो जानना चाहती हूँ, और फिर मैं इंटरव्यू खत्म करूंगी। वो वीडियो इसलिए था क्योंकि मेरे घर पे भी बहुत बार सुबह रात दिन किसी भी टाइम पे कोई आ जाता था, सिक्योरिटी कैसे पता नहीं अलाउ करती थी, बेल बजा के कोई चला गया है, मैं दरवाजा खोल भी कोई नहीं है, तो ये सारी चीजें घर पे हुई थी। तो उस दिन एक इंसिडेंट हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी और मेरा आपा खो गया, क्योंकि 5 साल से मैं बहुत सारी चीजें झेल रही हूँ और मुझे पता है डेलिबरेटली मुझे परेशान किया जा रहा है। तो उस दिन ना मेरा सब ऐसे ही बस इमोशनल एक आउटबर्स्ट हो गया था। और क्या मेरे माइंड में आया, शायद महादेव की कोई लीला थी कि मैंने बस फोन उठाया और मैंने वीडियो बनाया, पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं लगा था वो वीडियो वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा ही रोता रोता वीडियो 2 साल 3 साल पहले भी बनाया था और किसी ने मेरे को पूछा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी भड़ास निकाल लेती हूँ, तो इस बार वायरल हो गया। क्या लीला है, ऐसे ही हुआ। वो मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट था, नॉट कि उस दिन कुछ मेजर हुआ। वो 5 साल का फ्रस्ट्रेशन और सब कुछ ना वो साथ में निकल गया था। ठीक है, मैंने अपनी हालत देखी ना, क्या यार इन लोगों ने मेरी हालत कर दी है। जी तनुश्री, नहीं बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप किस चीज से गुजर रही हैं, और यही आशा करती हूँ कि पुलिस आपकी मदद करेगी। अगर आपके मन में कोई शक है तो शक को दूर किया जाए, और अगर सच में आपके साथ या आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है तो पुलिस से ढूंढ निकाले। आपने अपना समय निकाला, हमसे बात किया तनुश्री, बहुत बहुत धन्यवाद।